नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं तमिलनाडु सरकार की। एक बार तमिलनाडु सरकार ने फिर से राज्य बनाम केंद्र का जो मुद्दा है वो छेड़ दिया है और तमिलनाडु का कहना है कि उसे अपने राज्य की शक्तियां बढ़ानी है और उसके लिए हम एक अलग से बिल लेकर के आएंगे और हमको अलग से स्वायत्तता चाहिए, यानी कि हमारी पावर्स इंक्रीज होनी चाहिए एज अ स्टेट। जबकि हम सभी को पता है कि केंद्र और राज्य में चीजें हैं, जो पावर्स ज्यादा होती हैं वो केंद्र के पास होती हैं, राज्यों के पास भी अपनी अपनी कुछ पावर्स है, लेकिन इतनी पावर्स नहीं होती है कि वो सिंगल हैंडेड कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। केंद्र का प्रभाव आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। ये क्या करता है, पावर का बैलेंस जो है वो बना करके रखता है। लेकिन यहाँ पर तमिलनाडु का कहना है कि नहीं, मुझे अधिक स्वायत्तता और अधिक शक्ति चाहिए ताकि मैं अपने निर्णयों को और भी प्रभावी तरीके से ले लूं। अब बात यहाँ पर यह आ जाती है कि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रावधान हो जाते हैं केंद्र और राज्यों की शक्तियों को लेकर के। और जो राज्य अगर स्वायत्तता चाहते हैं तो ऐसे फिर अगर आज तमिलनाडु कह रहा है कि मुझे स्वायत्तता चाहिए, ठीक है, अपनी तरीके से मुझे चीजें करने की स्वायत्तता चाहिए, तो कल को कोई दूसरा स्टेट खड़ा हो जाएगा, फिर तीसरा, और फिर ये कहने लगेंगे हमें अलग होना है, हम अपना अलग एक देश बनाएंगे, हमारी अपनी एक सरकार होगी। तो ये थ्रेट क्रिएट कर सकती है हमारा जो लोकतंत्र है उसके लिए, हमारे देश की जो एकता है उसके लिए। संघ एक परिवार की हम बात करते हैं ना, संघ राज्य मिल करके पूरा हमारा देश बना हुआ है और ये राज्य ही चले जाएंगे तो फिर देश कैसा, देश तो टूटने लगेगा। तो चलिए इसी के बारे में आज हम पूरा डिस्कशन करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आज के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आगे बात करते हैं। तमिलनाडु सरकार अपने अधिकार बढ़ाने के लिए बिल लाएगी। स्टालिन ने 3 सदस्यीय कमेटी बनाई है। भाजपा बोली ये अलगाववादी मानसिकता है, जो कि पूरी तरीके से सही भी हो जाती है कि ये जो मानसिकता है वो आपकी अलगाववादी हो जाती है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ पर प्रमुख बिंदु क्या है, तो तमिलनाडु की राजनीति एक बार फिर से राज्य बनाम केंद्र पर आकर के टिक गई है कि भाई दोनों के बीच में खींचातानी मची हुई है। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन है, इन्होंने मंगलवार को राज्य के अधिकार बढ़ाने और संविधान के तहत अधिक स्वायत्तता के लिए हाई लेवल कमेटी बनाई है। यहाँ पर अब बात क्या कर रहे हैं, संविधान के तहत हमारी जो स्वायत्तता है वो सुनिश्चित करनी है हमें। इसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस कुरियन जोसेफ करेंगे। इस समिति में पूर्व नौकरशाह अशोक शेट्टी और एमयू नागराजन जो है वो सदस्य होने वाले हैं। समिति की अंतरिम रिपोर्ट 2026 जनवरी तक यहाँ पर सबमिट करने की बात कही गई है और अंतिम रिपोर्ट जो है वो 2028 तक आने की संभावना है। ये बहुत बड़ा मुद्दा हो जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कोई स्टेट, अभी हमने देखा जम्मू कश्मीर को कुछ पावर्स मिली हुई थी, स्वायत्तता थी जम्मू कश्मीर के पास अगर देखा जाए तो, लेकिन जब से 370 धारा समाप्त हुई तब जाकर के हम उसको मान पाए कि हाँ अब ये प्रॉपर तरह से हमारा जो इंडिया का पार्ट है वो हो जाता है। वरना 370 उनको बहुत सारी चीजों से हमसे अलग करती थी, उसको समाप्त करने के लिए हमें धारा 370 को समाप्त करना पड़ा। तो क्या हम एक नया जम्मू कश्मीर बनता हुआ देख सकते हैं भारत में? बिल्कुल नहीं देख सकते हैं। आगे बात करते हैं। समिति का गठन और उसका उद्देश्य क्या हो जाता है ये समझते हैं। तमिलनाडु सरकार ने राज्य के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा, संघीय ढांचे की पुनर्स्थापना और राज्य की विधायी व प्रशासनिक स्वायत्तता को पुनः मजबूत करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर समिति के प्रमुख उद्देश्य अब क्या हो जाते हैं, तो हमने पीछे तो देख लिया जो गठन बना है वो क्या किस तरीके से, अब इसका उद्देश्य क्या है। तो सबसे पहले राज्य सूची से हटाए गए विषयों की हमें पहचान करना है। उनका कहना है कि जो राज्य की सूची, आपकी सूची बनी है ना, एक सूची है जो राज्य सूची है, एक है केंद्र की सूची, एक हो जाती है जो सम्मिलित हो जाती है जिसमें राज्य और केंद्र दोनों उस पर अपना निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, तो इनका कहना है कि राज्य सूची से जो कुछ मुद्दे हटाए गए और जो केंद्रों के पास है, हम चाहते हैं कि वो केंद्र से राज्य सूची में आ जाए, यानी कि हमारे पास फिर उन मुद्दों पर पावर लेने की जो शक्ति है वो हमारे पास ज्यादा आ जाएगी, मतलब डिसीजन लेने की जो पावर है वो हमारे पास ज्यादा आ जाएगी अगर हम उन मुद्दों को शामिल कर लिया जाए राज्य में। तो सबसे पहले ये राज्य सूची से उन मुद्दों को देखेंगे और फिर उसके बाद केंद्र से कहेंगे कि वो मुद्दे राज्य सूची में हमारे डाले जाए ताकि हम उन पे ज्यादा प्रभावी तरीके से कार्य कर पाए। आगे आते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के बाद शिक्षा, वन, न्यायिक प्रशासन जैसे कई विषय जो हैं वो राज्य सूची से हटा करके संवर्ती सूची में डाल दिए गए थे। संवर्ती सूची उसको कहते हैं जिसमें राज्य और केंद्र दोनों ही अपने निर्णय ले सकते हैं, दोनों ही उसको लेकर के अपने जो नियम कायदे कानून है वो बना सकते हैं, दोनों का ही उसमें इनपुट शामिल किया जाएगा। अब समिति का काम क्या है जो इन्होंने बनाया है, समिति का काम है कि इन विषयों की हमें पहले तो संवैधानिक समीक्षा करनी है ताकि ये समझा जा सके कि क्या इन्हें फिर से राज्य सूची में लाया जा सकता है, जो एक बार आपके 42वें संविधान संशोधन के तहत किस में आ गए थे, संवर्ती सूची में आ गए थे। संवैधानिक सिफारिशें तैयार करना,
अब क्या करेगी समिति? ऐसे संवैधानिक सुधारों की सिफारिश करेगी जिनमें राज्य सूची को पुनः मजबूत किया जा सके। इसमें संसद और राष्ट्रपति के अधिकारों की व्याख्या अनुच्छेद 245 से 254 तक के संदर्भ में विश्लेषण आपके शामिल करेगा। आगे आते हैं, विधायी स्वायत्ता को मजबूत करना। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के विषयों पर बार बार हस्तक्षेप जो कर रहे हैं, अगर बार बार कोई केंद्र है और राज्य का विषय होता है उसमें बार बार हस्तक्षेप किया जाता है, तो इससे करने से राज्य की विधानसभाओं की भूमिका कम हो रही है। इनका मानना है कि ऐसे कम होता है। समिति यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य अपने अधीन विषयों पर स्वतंत्र रूप से कानून बना सकता है और विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य और स्थानीय प्रशासन के आदि के क्षेत्रों में। अच्छा चलिए, शिक्षा की हम बात करते हैं तो अच्छी चीज हो जाती है, लेकिन शिक्षा पर केंद्र भी तो अपने निर्णय लेता है, योजनाएं चलाता है, वो भी तो अच्छी चीज है ना कि शिक्षा को लेकर के काम किया जा रहा है। जब एक स्टेट काम करेगा सिर्फ शिक्षा को लेकर के, मान लीजिए उसी जगह केंद्र भी काम कर रहा है, निर्णय ले रहा है, अच्छे निर्णय ले रहा है, तो ऑफकोर्स शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ोतरी तो हो ही रही है। अब आ जाते हैं स्वास्थ्य की बात करते हैं, तो राज्य और केंद्र मिलकर के इस पर काम कर रहे हैं, यानी कि और ज्यादा फंडिंग की जाती है, भाई पैसा देता है केंद्र आपको उसके लिए। आगे बात करते हैं, स्थानीय प्रशासन आदि क्षेत्र जितने भी हो जाते हैं उन पर बात कही जा रही है कि ये अधिकार हमारे पास होना चाहिए। तो मान लो कि एक ही गवर्नमेंट है, बहुत लंबे समय से चल रही है, तो फिर पुलिस तो उसी की हो गई ना, अन्य लोगों की बात थोड़ी ना सुनेगी। फिर आप चाहे वहां पे जो भी घोटाले करते रहो, जो भी काम करते रहो, आप पे कौन एक्शन लेने वाला है? तो इस तरीके से भी चीजें हो सकती हैं। केंद्र राज्य संबंधों को संतुलित करना, अब यहाँ पर समझते हैं, केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहकारी संवाद जो संघवाद है इसको मजबूत करने के लिए समिति यहाँ पर सुझाव देगी कि कैसे इन दोनों के संबंधों को मजबूत किया जाता है या किया जा सकता है। समिति ये भी देखेगी कि क्या वर्तमान संघवाद प्रतिस्पर्धी बन गया है और उसे फिर से सहयोगात्मक रूप कैसे दिया जाए, इसकी कितनी संभावना है। सांस्कृतिक और भाषाई विविधता की रक्षा, अब आ जाते हैं, तो ये जो पूरा मुद्दा देखने को मिलेगा वो यहीं से शुरू हो जाता है। भाषा 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 भाषा, बड़े लंबे समय से चल रहा है भाषा, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया ये भाषा विवाद। आपका लेकिन क्या कहना है इस भाषा विवाद को लेकर के कि हम भाषा के नाम पे जज करेंगे भाई कि आप भारत के हो या नहीं हो? हम भाषा के नाम पे देखेंगे कि हाँ भारतीय नागरिक है। भाषाएं अलग अलग हो सकती हैं और हमें तो गर्व महसूस करना चाहिए कि भारत हमारा एक ऐसा देश है जहां पर अलग अलग संस्कृति के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, लेकिन वो भारतीय हैं सारे के सारे। हम आपकी भाषा नहीं समझ रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप इंडिया में नहीं रहोगे या इंडियन जो अदर स्टेट से लोग जाएंगे उनको आप काम नहीं दोगे, आप वहां पर उनके साथ बदतमीजी करोगे, आप मारपीट करोगे, आप बिल बोर्ड फालोगे। अगर आपको यही करना है तो आपने अंग्रेजी क्यों अपना रखी है? वो तो इंडिया की बिल्कुल भी नहीं है, आपको तो उखाड़ करके फेंक देना चाहिए अंग्रेजी को। लेकिन आप अंग्रेजी को प्राथमिकता देते हैं। क्यों देते हैं आप अंग्रेजी को प्राथमिकता? जबकि अंग्रेजी तो अंग्रेज लेकर के आए थे ना। क्यों पढ़ते हो आप लोग इंग्लिश? हिंदी में क्यों नहीं पढ़ सकते? क्या दिक्कत है हिंदी में? अब आप कहोगे हमें क्या दिक्कत है तमिल पढ़ने? हमें कोई दिक्कत नहीं है तमिल पढ़ने में, क्योंकि हम ट्रीट नहीं करते ना ऐसे लोगों को जो भी तमिल से आते हैं या तमिलनाडु बोलते हैं या कन्नड़ बोलते हैं। वो हमारे लिए भारतीय हैं, भले कोई भी भाषा बोलते हैं, हमें तो बहुत अच्छा लगता है, वो हमारी विविधता है। हम उसे जब इस तरीके की विविधताएं देखते हैं कि लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं तो हमारी इच्छा करती है कि हाँ हम इनको जाने, हम इनकी संस्कृति को जाने, इनके ये कैसे बात करते हैं, क्या बोलते हैं, ये समझे। आप किसी अदर स्टेट जाते हो, साउथ के लोग, शायद मेरी हिंदी नहीं समझ में आ रही होगी, फिर भी आई एम ट्राइंग, कि अगर आप किसी अदर स्टेट जाते हो तो क्या आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है भाषा के आधार पर कि नहीं तुम ये भाषा नहीं बोलते हो इसलिए तुम यहाँ पर ये काम नहीं कर सकते हो? नहीं किया जाता है ना। तो आपके यहाँ पर अगर कोई आ रहा है तो आप उसके साथ कैसे इस तरीके से बिहेव कर रहे हो? कैसे आप उसको ये फील करा रहे हो कि नहीं भाई अगर मेरी भाषा बोलनी नहीं आएगी तो हम चले जाएंगे? चलो आगे बात करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भाषा नीति, पाठ्यक्रम से जुड़े निर्णयों में राज्य की सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने पर समिति यहाँ पर सिफारिश कर सकती है। क्या वर्तमान में टकराव के प्रमुख बिंदु हैं? चलो ये समझते हैं। नीट परीक्षा का विरोध। चलो ये नीट परीक्षा का विरोध आखिर क्यों चल रहा है? तमिलनाडु सरकार इस पर क्या कहना चाहती है? तो देखो, राज्य की मांग है कि मेडिकल कॉलेज में दाखिला नीट की जगह 12वीं के अंकों के आधार पर हो। नीट में दाखिला किसके आधार पर चाहिए? जो 12th में मार्क्स आए हैं उसके आधार पर चाहिए। आगे आते हैं। उनका मानना है कि नीट जैसे राष्ट्रीय परीक्षा से गरीब, ग्रामीण और पिछड़े वर्ग के जो छात्र हैं उनको नुकसान हो रहा है, क्योंकि उनको कोचिंग नहीं मिल पाती है, वो जा नहीं पाते हैं, लेकिन 12th तक तो पढ़ाई कर ही सकते हैं ना सभी। तो इसलिए कहा जा रहा है कि 12th तक जिनके मार्क्स हैं उसके अकॉर्डिंग आप नीट में उनको बैठाओ। राज्य का तर्क है कि शिक्षा एक सामाजिक न्याय का विषय है और राज्यों को इस पर नीति बनाने की आजादी मिलनी चाहिए कि वो कैसी क्या नीति बना सकते हैं शिक्षा के आधार पर। आई थिंक मैं इस पॉइंट से जरूर सहमत करूंगी कि ये जो पिछड़ा और ये सारी चीजें यूज की जा रही हैं विच इज गुड, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कई कॉलेजेस ऐसे हैं हमारे यहाँ पर जो 12वीं में ऐसे ही मार्क्स भी दे देते हैं, तो फिर वेटेज बढ़ जाएगा भाई, बहुत ज्यादा उन पर प्रेशर पड़ जाएगा, सीटें नहीं रहेंगी, स्कूल्स कम पड़ जाएंगे, पढ़ाई प्रॉपर तरीके से नहीं होगी, वो भी तो एक समस्या है। हम क्यों ये बहुत सारे
रखते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड कि आप आओगे लास्ट में तब जाके सिलेक्ट होगे, इसलिए कि छटनी कर सके हम, और वहां पर छटनी की चीजें खत्म हो जाएंगी। ये नीट एग्जाम क्यों दिलाया जाता है भाई? छटनी कर सके हम, जो बेस्ट है वो आएगा। लेकिन हाँ, इसमें कई बार ऐसा होता है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के तेज तरार बच्चे होते हैं, जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, वो रह जाते हैं क्योंकि उनको उस तरीके की सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं कि वो प्रिपेयर कर सकें, अंदर दे सकें, ये सारी चीज़ें। बट इसके लिए अगर हम पूरी नीट परीक्षा को हटा करके 12 के आधार पर चूज करना शुरू कर दें तो वो भी शायद सही नहीं है। बाकी आपका क्या कहना है जरूर बताइएगा। केंद्र सरकार का पक्ष क्या है? नीट में भ्रष्टाचार और पैसे लेकर के सीट बेचने जैसी चीजें बंद हुई हैं। अब पूरे देश में मेडिकल दाखिले योग्यता के आधार पर हो रहे हैं, जिससे पारदर्शिता बनी हुई है। हमने देखा था कि अभी नीट में क्या क्या चीजें चल रही है। नीट में एक साथ सभी आ गए थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस में। बहुत बड़ा स्कैम हुआ था नीट में। 70 बच्चे नीट में फर्स्ट प्लेस पे हैं। ओ भाई, ऐसे ही चल रहा था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 और भाषा विवाद। एनईपी का प्रस्ताव, छात्र 3 भाषाएं पढ़ेंगे, एक स्थानीय भाषा, एक हिंदी पढ़ेंगे और अंग्रेजी पढ़ेंगे, जिसको त्रिभाषा फॉर्मूला कहा जा रहा है। ये कहा जा रहा है हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत। दिक्कत क्या है? स्थानीय भाषा शामिल हो गई है ना उसमें, जो भी स्थानीय भाषा है। आपको दिक्कत पता है क्या है? दिक्कत ये है कि यहाँ पे हिंदी क्यों रखी गई है। हमें हिंदी नहीं पढ़नी है, सो इट्स योर चॉइस ना। आपको हिंदी नहीं पढ़नी, आप मत पढ़िए, लेकिन आपकी स्थानीय भाषा आप उसको पढ़िए। आपको अंग्रेजी मन लगता है अंग्रेजी पढ़िए, आप क्यों हिंदी के पीछे पड़े हुए हो? क्या दिक्कत है आपको हिंदी से? रहते तो हिंदुस्तान में ही हो। आगे आते हैं, तमिलनाडु सरकार की आपत्ति क्या है? तमिलनाडु पहले से ही 2 भाषा नीति तमिल और अंग्रेजी का पालन करती है, जो उनके लिए पर्याप्त है। राज्य सरकार का कहना है कि ये नीति हिंदी थोपने की कोशिश है, जो संवैधानिक विविधता और क्षेत्रीय पहचान के खिलाफ हो जाती है। केंद्र सरकार का जवाब क्या है? उन्होंने बोला है कि भाई कोई भी भाषा अनिवार्य नहीं है यहाँ पर। अगर मैंने त्रिभाषा फॉर्मूला कर भी दिया है और आप उसको लागू भी कर दोगे तो भी आप अपनी स्थानीय भाषा और अंग्रेजी पढ़ोगे, तो उससे क्या कोई आपको फर्क पड़ रहा है? नहीं पड़ रहा है ना। तो यहाँ पर आपके ऊपर कुछ थोपा नहीं जा रहा है। हमारी पॉलिसी, हमने हिंदी को शामिल किया है और हम उसको अपनी मातृभाषा समझते हैं, सिंपल। आगे आते हैं, राज्य अपनी सुविधा से 3 भाषाएं चुन सकता है। केंद्र का कहना है कि तमिलनाडु सरकार नीति को गलत तरीके से पेश कर रही है, एंड इसमें आप लोगों का क्या कहना है वो जरूर बताओ। क्या हिंदी से वाकई कोई दिक्कत है बहुत ज्यादा तमिलनाडु गवर्नमेंट को? क्योंकि यहाँ पर सरकार का कहना है कि उन पर थोपा नहीं जा रहा है, आप लोग वही फॉलो करोगे जो आपको फॉलो करना है। एनसीईआरटी किताबों से नामों का हिंदीकरण। एनसीईआरटी के कुछ पाठ्यक्रमों में अंग्रेजी नामों को बदल करके हिंदी में रख दिए गए हैं, जैसे कि इंडिया की जगह भारत कर दिया गया है। तमिलनाडु की प्रतिक्रिया, सरकार ने इसका विरोध किया और कहा कि सांस्कृतिक जबरदस्ती और उत्तर भारतीय भाषा व संस्कृति को थोपने की कोशिश है। उनका तर्क है कि ये देश की भाषाई विविधता का अनादर है। आगे आते हैं, राज्यपाल बनाम राज्य सरकार का विवाद क्या हो जाता है ये भी समझ लेते हैं। तो देखो भाई, राज्यपाल RN रवि ने तमिलनाडु विधानसभा द्वारा पास किए गए 10 बिलों को लंबे समय तक मंजूरी नहीं दी। इन बिलों में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति आदि से जुड़े हुए कानून जो है वो शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा? देखो, सुप्रीम कोर्ट की इसमें टिप्पणी थी कि अदालत ने कहा कि राज्यपाल का काम जो है वो विधानसभा के साथ सहयोग करना है। क्या करना है? विधानसभा के साथ सहयोग करना है, ना कि रुकावट पैदा करना है। और आप क्या कर रहे हो? रुकावट पैदा कर रहे हो। आगे आते हैं, कोर्ट ने यह भी साफ किया कि राज्यपाल को 1 महीने के अंदर बिल पर फैसला देना होगा, मंजूरी अस्वीकार और राष्ट्रपति को भेजना होगा। यह भी आया था, जिस पर बहुत ज्यादा विवाद हुआ कि नहीं भाई आप ये कैसे बता सकते हो, सुप्रीम कोर्ट ये कैसे बता सकता है कि 1 महीने में राज्यपाल को यहाँ पर बिल को पास करना है और 3 महीने में राष्ट्रपति को पास करना है। ये तो हमारी स्वायत्तता का हनन हो रहा है। जो जुडिशियल ओवररीच है वो हो रही है, ये नहीं होनी चाहिए। और मैंने आपको बताया था जुडिशियल ओवररीच क्या होती है। संवैधानिक समाधान, अनुच्छेद 131 की बात करते हैं। केंद्र राज्य विवादों को सुलझाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का सीधा अधिकार क्षेत्र राज्यों को संवैधानिक संरक्षण देता है। अनुच्छेद 200, राज्यपाल को विधेयक पर निर्णय 1 माह में लेना अनिवार्य, अनावश्यक देरी पर रोक लगा देता है। अनुच्छेद 256 और 257 केंद्र के निर्देशात्मक अधिकारों की स्पष्ट सीमाएं क्या होनी चाहिए वो तय करता है। 42वां संविधान संशोधन समवर्ती सूची की समीक्षा कर शिक्षा जैसे विषयों को पुनः राज्य सूची में लाना है, ये इनके काम है। सहकारी संघवाद, नीति आयोग को ज्यादा अधिकार व राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। क्षेत्रीय परिषदों को पुनः सक्रिय किया जाए जिससे सहयोगात्मक नीति का निर्माण हो सके। एक तो हम ये काम कर सकते हैं जिससे केंद्र और राज्य के बीच में जो सहयोग वाली स्थिति है वो बिल्ड हो पाएगी। राज्यों को सिर्फ सलाह लेने तक की समिति ना रखा जाए, बल्कि नीति जो निर्माण है, जो निर्णायक भूमिका है वो उनको थोड़ी सी दी जाए। हम समझते हैं कि केंद्र सर्वोपरि है, लेकिन यहाँ पर जो राज्य है उनको भी तो थोड़ी पावर्स देनी चाहिए ताकि वो विद्रोह खड़ा ना करें। और इसीलिए कहते हैं अगर आपको राज करना है ना तो थोड़ी अपनी पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। अगर आपको अपना एम्पायर क्रिएट करना है ना तो आप एक इंसान पूरा एम्पायर नहीं चला सकता है। आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ी थोड़ी सी पावर हर जगह डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी, तब आप पावर बैलेंस बना सकते हो, तब आप चीजों को लीड कर सकते हो। राइट? प्रधानमंत्री तो देश का एक ही होगा, लेकिन अगर अलग अलग सीएम्स होते हैं ना हर एक स्टेट के, पावर डिस्ट्रीब्यूशन है ये विपक्ष और पक्ष के प्रति।
तो वो इसी तरीके से वर्क करता है। और वही यहाँ पर कहा जा रहा है कि भाई आपको थोड़ी सी पावर तो नीति, आप सिर्फ राय मत लो राज्यों से, आप राज्यों को ये अधिकार दो कि हाँ कुछ नीति आप खुद बनाइए, अपनी कुछ नीतियां आप अपने यहाँ खुद लागू करिए, जिससे उनको ये फील हो कि हाँ हमें यहाँ पर नीचे नहीं आका जा रहा है। और इस तरीके से हम केंद्र और राज्यों के संबंधों में सुधार कर सकते हैं। राज्य की विधायी स्वायत्ता, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे विषयों पर राज्यों को स्थानीय जरूरतों के अनुसार स्वतंत्र कानून बनाने का अधिकार मिलना चाहिए या फिर मिले, ये कहा जा रहा है। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित प्रमुख आयोग कितने हो जाते हैं? एक बनाया गया था आपका राजमन्नार समिति 1969 में। 1969 में तमिलनाडु सरकार द्वारा यहाँ पर डीएमके का शासन था, ठीक है। अध्यक्ष थे पीवी राजमन्नार, पूर्व न्यायाधीश थे और मद्रास हाईकोर्ट के थे। उद्देश्य था केंद्र राज्यों के अधिकारों में हस्तक्षेप, कि केंद्र कितना हस्तक्षेप कर रहा है राज्यों की चीजों में, इसका इनको समीक्षा करनी थी। जब इन्होंने समीक्षा करी तो कुछ सिफारिशें भी देंगे। ऑफ कोर्स जो समिति बनती है वो अपनी सिफारिशें देती है, क्योंकि वो पूरा स्टडी करती हैं, पढ़ती हैं, उसके बाद बताती हैं। तो भैया यहाँ पे इनकी सिफारिश थी सबसे पहले कि केंद्र और राज्यों की शक्तियों को पुनः संतुलित किया जाए, इसकी आवश्यकता है। केंद्र के पास अनुच्छेद 356, 249 और 312 जैसे प्रावधानों में कटौती हो और योजना आयोग की शक्तियों का पुनर्विचार हो। सिफारिश जो आपकी सरकारी आयोग होते हैं 1989 के गठन, 1989 में अध्यक्ष न्यायमूर्ति RS सरकारिया थे। उद्देश्य था केंद्र राज्य सरकारों के बीच में संबंधों की समीक्षा करना और सुधार करना। इसके लिए इन्होंने कुछ सिफारिशें दी। अनुच्छेद 356, राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग ना हो सबसे पहले। दूसरा, राज्यपाल की नियुक्ति में केंद्र को राज्य की राय लेनी चाहिए। केंद्र को यह कहा गया कि जब राज्यपाल की नियुक्ति करनी है तो पहले राज्य से पूछो कि उनके यहाँ के राज्यपाल जो बनाए जा रहे हैं क्या उनके साथ उनकी कुछ बन सकती है या नहीं, क्योंकि बहुत दिक्कतें रहती है। बिल रोक लिया जाता है 3-3, 4-4 महीने, अगर विपक्ष का बना दिया तब तो दिक्कत है। केंद्र को केवल अति आवश्यक स्थिति में ही राज्य मामलों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होनी चाहिए। इसके बाद आता है पुंछी आयोग 2007। यहाँ पर जितना भी आप पढ़ोगे ये लगेगा कि हाँ कहा जा रहा है कि भाई ज्यादा केंद्रों को इंटरफेयर नहीं करना है राज्यों के मामले में, और कुछ उनको स्वायत्ता देनी है ताकि वो उस पर काम कर सके। 2007 में आया, अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति MM पुंछी। उद्देश्य था बदलते संदर्भ में केंद्र राज्य जो संबंध है उनको स्थापित करना, पुनः स्थापित करना। उद्देश्य 355 और 356 की पुनर्व्याख्या, राज्यपाल की भूमिका को गैर दलगत बनाना, राज्यों में कानून व्यवस्था और आंतरिक सुरक्षा में अधिक अधिकार उनको प्रदान करना है कि जब उनके आंतरिक सुरक्षा की बात आती है तो उनके पास यहाँ पावर होनी चाहिए, जब उनकी कानून व्यवस्था की बात आती है तो उनके पास यहाँ पर पावर्स होनी चाहिए। शिक्षा, पर्यावरण जैसे विषयों पर राज्यों की भूमिका यहाँ पर बढ़ाई जाए थोड़ी सी। लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन हो जाता है कि नीति आयोग की भूमिका मुख्यतः किससे संबंधित है? न्यायिक समीक्षा, चुनाव प्रक्रिया, सहकारी संघवाद, नीति निर्माण या फिर रक्षा नीति निर्माण। सो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आपकी इसको लेकर के क्या राय हो जाती है जरूर बताइएगा। और ये जो केंद्र और राज्य का मुद्दा हो जाता है, भाषाई विवाद हो जाता है, स्पेशली इस पर आपका क्या कहना है ये जरूर बताइएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।